आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर डिस्कस डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 और यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में लेने वाले हैं कि किस चीज़ ऑर्गन का क्या वर्क होता है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा फोकस पेन और कॉपी लेकर के बोर्ड पे बनाइए ताकि इन चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से में समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ आपका क्या होता है यहाँ पे, तो माउथ से हम इजेशन करते हैं। फूड को हम लोग क्या करते हैं, माउथ से हम लोग अंदर लेते हैं। यहाँ पे माउथ के जरिए हम लोग फूड का इजेशन करेंगे और खाने को हम लोग माउथ के जरिए अंदर लेंगे। चूँकि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, और हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड जिससे निकलता है सलाइवा, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलेवरी एमाइलेज जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। और ये एंजाइम हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या कराता है, डाइजेशन करवाता है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे आपका डाइजेशन करा देगा। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जैसे मीठा हो और काफ़ी मुंह में डालते ही गल जाए, तो गलने का कारण क्या होता है, यही एंजाइम होता है टाइलिन। ये जो एंजाइम होता है यही होता है जिसके जरिए क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। और मीठी चीज़ें जब भी मिठाई वगैरह खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे माउथ में ही गलने लग जाता है। तो यही आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का रीज़न है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इजेशन तो कर लिया, माउथ में फूड को ले लिया। अब उसको कहाँ पे सही जगह पहुँचाने का क्या तरीका हो सकता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ग्रसनी जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका वर्क होता है फूड को सही डायरेक्शन देना। फूड को सही डायरेक्शन देना जिसमें क्या होता है, ये जो हमारा फूड होता है वो फूड पाइप में चला जाएगा, और विंड जो होगा हमारे विंड पाइप में चला जाएगा, जिसमें क्या फूड हमारा फूड पाइप में चला जाएगा और विंड हमारा चला जाएगा विंड पाइप में। जो क्या करता है, फूड और विंड को राइट डायरेक्शन देता है कौन, फेरिंग्स देता है। ओके, तो यहाँ पे फेरिंग्स के ऊपर हमारा जब हम लोग फूड को निगलते टाइम क्या होता है, फेरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस इसको बोलते हैं। एक छोटा सा ढक्कन होता है जो आपके फूड को राइट डायरेक्शन देगा। जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिए हैं और खाना खाने के बाद, तो चबाने के बाद उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको निगलना है उस फूड को। तो वहाँ पे एक ढक्कन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जब आप फूड को लेते हैं तो फूड को विंड पाइप को क्या करता है, ढक देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, मान लीजिए यहाँ पे दो नली है, तो ऐसे करके एक से ऊपर ढक्कन प्रेजेंट होगा। तो ये मान लीजिए ये आपका विंड पाइप है, ये आपका क्या है, विंड पाइप है, और ये आपका फूड पाइप है, फूड पाइप है। तो ये क्या करेगा, ए वाला ढक्कन क्या करेगा, आपके विंड पाइप को बंद कर देगा और आपके फूड पाइप को ओपन कर देगा ताकि आप भोजन को निकले तो ये भोजन आपके पेट के अंदर चला जाए। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा ईसोफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं, ओसोफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो स्टोमच और माउथ को क्या करती है, कनेक्ट करती है, और इसके अंदर होता है हमारा पैरालाइसिस मूवमेंट जिसको हम लोग क्रमानुकुंचन क्रिया बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। और ये क्या करती है, आपके भोजन को नीचे सरकाने में काम करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरालाइसिस मूवमेंट। भोजन को नीचे की ओर, ये मूवमेंट नहीं होगी ना तो आपका भोजन नीचे नहीं सरकेगा। भोजन एक ही जगह, कई लोग खाना खाते हैं तो भोजन क्या होता है, अटक जाता है, तो उस तरीके का होने लग जाएगा। फिर उसके बाद से इसके नीचे प्रेजेंट होता है हम लोग का स्टोमच जिसको हम लोग बोलते हैं आमाशय। यहाँ पे हमारा भोजन 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहेगा, और यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसको पाचक रस बोलते हैं, और उस जूस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पेप्सिन नामक का एंजाइम प्रेजेंट होता है, और तीसरा प्रेजेंट होता है उसके अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है। फैक्टर है ये पेप्सिन और HCl का वर्क क्या होता है, HCl आपके स्टोमच का माहौल जो है एसिडिक बनाएगा। आपके स्टोमच का जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे एसिडिक बनाएगा, और पेप्सिन क्या करेगा, फूड के अंदर जो प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे सिंपल कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करेगा। और फैक्टर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी आपके भोजन में विटामिन B12 होंगे उसका ऑब्जर्वेशन करने लगे। जैसे मान लीजिए आप 1 कटोरी दही खा लेते हैं, तो जो 1 कटोरी आप दही खाए हैं तो उसके अंदर जो विटामिन B12 है, चूँकि दही के अंदर विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो विटामिन B12 है वो उसका ऑब्जर्वेशन
एसेंशियल होता है फैक्टर के ज़रिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके भोजन में वो आपके बॉडी में जा कर के आपके ग्रोथ के लिए अच्छा हो, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A% होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। अग्नाशय दो काम करता है, एक काम करता है ये आपका हार्मोन बनाएगा, दूसरा काम करेगा ये आपका एंजाइम बनाएगा। हार्मोन में ये आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले ये हार्मोन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी के ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की गोलियां या ग्लूकागोन, ये दोनों हार्मोन का यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे मान लीजिए 70s की एज में कोई एडल्ट है या कोई बच्चा है, तो उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा अच्छी खासी रहती है, जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ खाता है, मीठी चीज़ें या जो भी चीज़ खाएगा, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जिसको डायबिटीज़ होता है, इंसुलिन की जिसके अंदर कमी होती है, उसके अंदर थकान होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको नींद झपकी या थकान वगैरह होगा ज़्यादातर। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से देखें। यहाँ पे इसको प्रेजेंट होता है यहाँ पे एंजाइम। तो एंजाइम में एमाइलेज निकालता है पेनक्रियाज एमाइलेज निकालेगा, आपका ट्रिप्सिन निकालेगा, यहाँ पे आगे आपका लाइपेज, ये 3 एंजाइम निकलते हैं। और यहाँ इसका पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है यहाँ से, पेनक्रियाज से, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज ये 3 एंजाइम बनाएगा और पेनक्रियाज दो हार्मोन बनाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई होंगी। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लीवर पे चलते हैं, ओके। तो लीवर बना होता है आपके हेपेटिक सेल से, लीवर बना होता है जो बाइल जूस को फॉर्मेशन करती है। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ठीक लीवर के पास ही में गैल ब्लैडर, जिसके अंदर वो नलिकाएं जुड़ी होती हैं गैल ब्लैडर से, और जो भी चीज़ें बाइल जूस हमारी हेपेटिक सेल लीवर की कोशिकाएँ बनाएंगी, उसको ले जा कर के यहाँ पे आपके गैल ब्लैडर में स्टोर गैल ब्लैडर करेगा, ठीक है। लीवर जो होता है हमारे मनुष्य का जो शरीर होता है, उसका सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है लीवर को। और लीवर का जो वेट होता है वो 1.2 से लगाए 1.5 kg होता है, ठीक है। गैल ब्लैडर क्या करता है, जूस को स्टोर करता है, उसको सिक्रेट करता है, ठीक है। तो बाइल जूस एक लाड़ होता है जो भोजन को क्या करता है, डाइजेशन में वर्क करता है। तो यहाँ पे बाइल जूस सिक्रेट और बाइल साल्ट जो होता है उसको सिक्रेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम गैल ब्लैडर का यहाँ पे बॉडी हमारी इस्तेमाल करती है। और हमारे जो बाइल जूस का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है, ग्रीनिश येलो होगा, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीनिश येलो हमारे बाइल जूस का जो कलर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यूडेनम में आ जाइए। ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम का मतलब होता है ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी का वर्क क्या होता है, यहाँ पे जब आपको भोजन 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे रुक गया, ठीक है, यहाँ पे भोजन आपके 4 से 5 घंटे तक रुक गया, फिर जब वो आगे आ गया तो ग्रहणी में 2 तरह की नलिकाएं जुड़ी होती हैं। एक हमारी गैल ब्लैडर की नलिकाएं होती हैं और एक हमारे पेनक्रियाज की नलिकाएं होती हैं। पेनक्रियाज अपना क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस भेजेगा, और हमारा जो गैल ब्लैडर होगा वो क्या करेगा, अपना जो है बाइल जूस भेजेगा। दोनों का यहाँ पे हमारे ड्यूडेनम में मिक्सअप होता है। ड्यूडेनम का जो आगे वाला भाग होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है, वहीं से छोटी आंत शुरू होती है। जो ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला भाग, यहीं से छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर्स का लंबाई होता है। और यहाँ पे 2 चीज़ का मिक्सिंग होगा, एक होगा हमारा पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा प्लस हमारा बाइल जूस यहाँ पे जुड़ेगा, और इसमें गैस्ट्रिक जूस और क्रिया करेगा किसके ऊपर, जो भी आपका एसिडिक फूड होगा उसके ऊपर आपका गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, वर्क करेगा। और ड्यूडेनम के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जो ड्यूडेनम होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं ड्यूडेनम में होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गन क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है, लगभग 5 फीट ही लंबा होता है। चूँकि इसके कंपैरिजन में छोटी आंत आपकी ज़्यादा लंबा होगी, छोटी आंत आपकी 6 से 7 मीटर लंबा होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आपका लंबा होता है कितना, 1.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लगभग 5 फीट ये क्या होता है, लंबा होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 इंच होता है इसका डायमीटर। और यहाँ पे जो इस लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे वाटर का और यहाँ पे मिनरल्स का ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। तो अब
समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अच्छे तरीके से वाटर और मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन होता है। तो आपकी बड़ी आंत में इन दोनों का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। छोटी आंत आपका जो डायमीटर होता है वो 1 इंच होता है, ठीक है। इसका जो ट्यूब का जो डायमीटर होता है, मान लीजिए ये ट्यूब है, इसका ट्यूब का ये जो बाहर वाला भाग है ये ट्यूब है, तो ट्यूब को जब हम कट करेंगे और उसका डायमीटर देखेंगे तो उसका जो डायमीटर होता है 1 इंच होता है और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो डायमीटर छोटे और कम होने की वजह से इसको छोटी आंत और बड़ी आंत माना जाता है। जैसे मान लीजिए इसका डायमीटर क्या है 1 इंच है और इसका डायमीटर जो है 2.5 इंच है। तो इन दोनों का जो ये जो डायमीटर होता है वो इससे अंतर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 इंच लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 इंच लिख दिया मैंने, तो 1 इंच क्या है, कम है, और 2.5 इंच जो है 2.5 इंच जो है वो है ज़्यादा। तो ये जो होता है इस डिफरेंस की वजह से छोटी आंत और बड़ी आंत ये होता है, ठीक है। वैसे तो लंबाई में आपकी काम करने को छोटी है पर लंबाई इसकी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको इतना नोट कीजिए, आपको अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स क्या होता है और आपकी छोटी आंत में कौन कौन सी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इस सारी चीज़ को नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी आंत का वर्क क्या होता है। छोटी आंत का वर्क होता है आफ्टर फूड डाइजेशन। जब आपका फूड जो होता है अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है तो यहाँ पे आपके भोजन से जो भी ये प्राप्त हो जाता है, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ऑब्जर्वेशन, तो ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपके फूड से जो आपको आफ्टर डाइजेशन के बाद जो मिला होता है उसका ये ऑब्जर्वेशन करता है हमारा छोटी आंत, जिसमें छोटी आंत के अंदर विली प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है, यहाँ पे कुछ ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है। यहीं पे आपके यहाँ पे मिनरल्स और विटामिन यहाँ पे आ जाएंगे। और विली के अंदर हमारा जो होता है ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स हमारे विली के अंदर होता है, जहाँ पे ये इसका क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। और उसके बाद से ये जो होता है ऑब्जर्वेशन, जब विली के जरिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो ब्लड क्या करता है, हमारे मिनरल्स, विटामिन और अमीनो एसिड को ले जा करके बॉडी में पहुंचाता है और बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखिए अपेंडिक्स जिसको अवशेषी अंग बोलते हैं, इसका आज के समय में तो कोई इतना वर्क नहीं होता है क्योंकि लोग घास फूस तो खा नहीं रहे हैं। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग घास फूस वगैरह खाते थे तो उसके डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स का वर्क किया जाता था। अभी ये क्या करता है, इसका बहुत छोटा सा काम है, गुड बैक्टीरिया को मतलब रखता है और रोग प्रतिरोधक, जो रोग प्रतिरोधक होता है क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है बॉडी को। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है किसको, बॉडी को। तो ये चीज़ का इसका काम होता है। यहाँ पे देख लिया रेक्टम को क्या होता है, वह रेक्टम क्या करता है, जो भी आपकी चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हैं और उससे जो वेस्ट आपको मिला है उस चीज़ को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और फिर यहाँ पे एनस के जरिए, इसके ठीक नीचे एनस पाया जाता है और यहाँ पे उसी वेस्ट मटेरियल को हम लोग अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई चीज़ अगर बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत इजी वे में आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई है और इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ही हो सकता है क्या, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है, विथ डायग्राम। तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी, यहाँ पे हमारा अमाशय क्या होता है, अमाशय के बाल को क्या बोलते हैं, अमाशय के बाल को हम लोग म्यूकस बोलते हैं, जो आपके एचसीएल से आपकी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो ये चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन के साथ। तो इसके बाद का आपका जो लेक्चर है आपका रेस्पिरेशन होने वाला है और इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो अच्छे तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। हर हर महादेव।